नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वनों का वर्गीकरण। वनों के वर्गीकरण को हम आज देखेंगे और इसमें सीखेंगे बहुत सारी चीज़ें। तो मुकेश माहेश्वरी की इस बुक में हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, है ना। तो शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा जो टॉपिक है इसके बारे में। देखिए, मध्य प्रदेश में वनों को जो है 5 आधारों पर बांटा गया है, यानी कि कहा जा सकता है कि वर्गीकृत किया गया है। एक तो क्या है कि वो भौगोलिक आधार होगा, यानी कि क्षेत्र विशेष क्या स्थिति है उस हिसाब से क्या है वन होंगे। दूसरा प्रादेशिक आधार होगा। तीसरा प्रजातियों का आधार होगा। चौथा शासकीय आधार होगा और पांचवा वन विभाग के आधार पर। मतलब वनों का जो प्रकार है उन्हें 5 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। आइए वनों के प्रकार को अब देखते हैं। देखिए, सबसे पहला आता है वनों का भौगोलिक वर्गीकरण। तो भौगोलिक वर्गीकरण किस तरीके से किया जा सकता है भाई, हमारी जो भौगोलिक स्थिति है उसके आधार पर होगा। जैसे हम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन देखते हैं, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये वो वन है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां औसत वर्षा 50 से 100 मीटर होगी। भाई उष्णकटिबंधीय है ना, तो उष्णकटिबंधीय मतलब गर्म जगह पर जहाँ ये पर्णपाती वन पाए जाएंगे वहाँ पे औसत वर्षा क्या होगी, कम होगी, यानी 50 से 100 सेंटीमीटर के आसपास होगी। और इनकी विशेषता है कि उत्तम किस्म की जो इमारती लकड़ी है वो इस जगह पे मिलेगी। क्या है इसकी विशेषता, क्या होगी कि एक तो यहाँ पे औसत वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होगी और यहाँ उत्तम किस्म की इमारती लकड़ी प्राप्त होगी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में। आगे, इन वनों में सागौन, शीशम, नीम, पीपल आदि के वृक्ष आते हैं। क्या आते हैं? इन वनों में सागौन, शीशम, नीम, पीपल आदि के वृक्ष आते हैं। और ऐसे वन सागर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, छतरपुर, पन्ना, बैतूल, सिवनी, होशंगाबाद, निमाड़, मालवा के मुख्य क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पढ़ लिया अपन ने। अब आगे बढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन। तो ऐसे वन क्षेत्र जहाँ पर औसत वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर की होगी और यहाँ पर मुख्यतः वनोपज और लकड़ी दोनों प्राप्त होंगी। और इनमें साल, सागौन, बांस की बहुतायत मात्रा होगी, जैसे बीजा, धौरा, कसाई, तिनसा, जामुन, महुआ, सेज, हर्रा आदि के वृक्ष भी पाए जाएंगे जो मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये अर्ध पर्णपाती वन कहलाते हैं, उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, जहाँ पर आधा पर्ण मतलब 100 से 150 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। तो मुख्यतः जहाँ है वनोपज और लकड़ी दोनों मिलती हैं। एरिया पे जो है वो सीधी, बालाघाट, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर वाला क्षेत्र है और मुख्य रूप से साल, सागौन, बांस बहुतायत मात्रा में मिलता है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, तो यहाँ अपेक्षाकृत वर्षा कम होगी। भाई शुष्क की बात हो गई, वर्षा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, 25 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा होगी। मुख्य वन में मुख्यतः जो है वनोपज से संबंधित होगा और अधिकांश रूप से इमारती लकड़ियां भी देते हैं ये जगह, जैसे बबूल, काकर, हर्रा, पलास, तेंदू, धोरा, शीशम, हल्दू, सोगौन, सागौन, सीरीस आदि बहुतायत मिलते हैं। ये वन प्रदेश के श्योपुर, सिवनी, रतलाम, मंदसौर, दतिया, टीकमगढ़, निवाड़ी, ग्वालियर आदि जिलों में मिलते हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन होंगे जहाँ पर 25 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। अब आते हैं आगे की तरफ, वनों के वर्गीकरण में आगे देखते हैं वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण। तो वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण कैसा होगा? सबसे पहले तो संरक्षित वन होंगे जिन्हें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहा जाता है। ये वो कुल क्षेत्र वनों का होगा जो कि 35 से 48% का होगा। इसमें पशु के चरने, लकड़ी को काटना निषिद्ध होगा। मतलब संरक्षित है इसलिए ना यहाँ पशुचारण होगा और ना ही यहाँ पर लकड़ी काटने दी जाएगी, बिल्कुल संरक्षित होगा। यद्यपि लाइसेंस के तहत इनमें लकड़ी की कटाई हो सकती है। कुल संरक्षित वन अब तक कितने हैं? तो वो इसमें 31,098 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में संरक्षित वन मिलेंगे। ठीक है, आगे आते हैं आरक्षित, जिन्हें रिजर्व फॉरेस्ट बोलते हैं। ये वो वन होते हैं जिनमें 68.36% का वो वन है, क्षेत्र है जिसमें भूमि कटाव को रोकने के लिए जलवायु के विचार से महत्वपूर्ण होते हैं। और ये वन जिन पर शासन का पूर्ण नियंत्रण होता है, इसमें पशुचारण, लकड़ी काटना पूर्णतः निषिद्ध होता है। और आरक्षित वन क्षेत्र ये जो है वो 61,886 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट आते हैं अवर्गीकृत वन।
तो हमने भी क्या पढ़ा, एक तो आरक्षित और दूसरा संरक्षित। संरक्षित में भी क्या है, चाहे पशुचारण लकड़ी काटना निषिद्ध होता है, लेकिन आरक्षित रिजर्व फॉरेस्ट में पूर्णतः बिल्कुल निषिद्ध होता है। और जो असंरक्षित क्षेत्र था वो 31,098 वर्ग किलोमीटर का था, और आरक्षित उसे डबल कर दो, 31,62 होना चाहिए, है ना। तो ये 61,886 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। अवर्गीकृत वन जिसे अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है, ये बेहद कम मात्रा में 1.8% है अवर्गीकृत वन। ये वन होते हैं किसी वर्ग की वर्गीकृत नहीं होते हैं और पशुचारण लकड़ी कटाई की जा सकती है। और अवर्गीकृत वन जो है 1,705 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है जी। ये बहुत ही कम क्षेत्र है, 1.8%। प्रजाति के आधार पर वर्गीकरण अगर देखें तो सागौन, ये वृक्ष राज्य के मध्य दक्षिण क्षेत्र के में अधिकांशतः केंद्रित हैं, और ये उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन है, और वन क्षेत्रफल लगभग 19.38% में पाए जाते हैं। इनका उपयोग भवन निर्माण और फर्नीचर में होता है, निर्माण कर सकते हैं। मुख्य क्षेत्र होशंगाबाद का बोरी घाटी, जबलपुर, बैतूल, सागर, छिंदवाड़ा और मंडला जिले हैं। साल वृक्ष का क्षेत्र जो है वो पूर्वी मध्य प्रदेश जिसे बघेलखंड का क्षेत्र है, और ये अत्यधिक सघन होते हैं, और ये उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन है, और कुल वन क्षेत्र का 4.15% साल वन क्षेत्र का है ना। और इसी प्रकार यदि इसका देखें तो सागौन का तो ये 19% है, साल का 4.15% है। साल वृक्ष जो है पूर्वी मध्य प्रदेश यानी बघेलखंड के क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। तो ये क्या था, दक्षिणी क्षेत्र में ये जो है मध्य दक्षिणी क्षेत्र में सागौन पाया जाता है, पूर्वी मध्य प्रदेश मध्य दक्षिण में सागौन, और पूर्वी मध्य प्रदेश में बघेलखंड में साल पाया जाता है। मिश्रित पर्णपाती ये वन मुख्यतः बालाघाट, होशंगाबाद, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा में पाए जाते हैं, और कुल वन क्षेत्रफल का 76% यही वृक्ष होता है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीजें मैंने आपको बता दी। और अब इनको आते हैं थोड़ा सा वर्गीकरण देखते हैं। तो देखो प्रादेशिक आधार पर वर्गीकरण कैसा होता है, एक तो विंध्यन कैमूर क्षेत्र जिसे रीवा पन्ना का पठार कहते हैं, दूसरा मुरैना शिवपुरी क्षेत्र जिसे मध्य भारत कहते हैं, और नर्मदा का दक्षिणी क्षेत्र जिसे सतपुड़ा मैकल क्षेत्र बोलते हैं। विंध्यन कैमूर क्षेत्र जो रीवा पन्ना का पठार है, इसमें विंध्य कैमूर श्रेणी की पेटी उत्तर में दमोह सागर के पठार तक फैली है, और यहाँ विरल वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो विंध्य कैमूर की श्रेणी की पेटी उत्तर में दमोह सागर तक फैली, और यहाँ विरल वन पाए जाते हैं। मुरैना शिवपुर क्षेत्र जो मध्य भारत का है, उसमें मुरैना शिवपुरी के भाग में शामिल कटीले वन पाए जाते हैं। नर्मदा घाटी का जो क्षेत्र है वो दक्षिणी क्षेत्र वो सतपुड़ा मैकल वाला, यह राज्य की पूर्वी सीमा से पश्चिमी सतपुड़ा मैकल श्रेणी बघेलखंड का पठार इसमें सम्मिलित है। तो ये सारी चीजें हमने देखी। अब वनोपज को क्या कहते हैं, तो वनोपज को राष्ट्रीयकृत और अराष्ट्रीयकृत दो श्रेणियों में बांटा गया है। राष्ट्रीयकृत वनोपज में तेंदुपत्ता और कुल्दू कोंद है। अराष्ट्रीयकृत वनोपज में चिरौंजी, महुआ, नीम बीज, करंज बीज, लाख, आंवला आदि हैं। ठीक है, और अराष्ट्रीयकृत वनोपज और औषधि वनोपज का निःशुल्क संग्रहण, परिवहन, विक्रय भी करने की छूट दी गई है। तो अराष्ट्रीयकृत वनोपज में एवं औषधियाँ वनोपज को निःशुल्क संग्रहण और परिवहन विक्रय करने की छूट है, लेकिन राष्ट्रीय वनोपज जिसमें तेंदुपत्ता और कुल्लू कोंद है, ये जो है फिर निःशुल्क नहीं है। अब आते हैं आगे वन प्रबंधन जिसे बोलते हैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन एमपी। तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन एमपी का अगर देखें हिस्सा, तो ये जो है ये वनों के प्रकार, टाइप, फॉरेस्ट के इस सब चीज़ों से जुड़ा हुआ होगा। तो इनको अब अपन देखते हैं। फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी कि वन प्रबंधन भारतीय वन नीति सन 1988 के तहत राज्य में वनों को संयुक्त वन प्रबंधन के तहत लाया गया था। तो क्या था कि वन प्रबंधन की नीति की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो भाई जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है वो इसलिए क्योंकि भाई आप जो लोगों को जितनी चीज़ें मैंने अभी बताई कि इनके जो प्रकार थे ना, अभी अपन ने जो टाइप पढ़ा, ये जो हमारे पास भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण था, इन वनों के वर्गीकरण के आधार पर फॉरेस्ट मैनेजमेंट को अपनाया गया। क्यों, क्योंकि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत राज्यों का वनों का संयुक्त वन प्रबंधन के तहत लाया गया। मध्य प्रदेश ने जन भागीदारी आधारित संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा को 2001 में अपनाया, और भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन द्वारा 22 अक्टूबर 2001 को संशोधित संकल्प पारित कर 3 प्रकार की संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का गठन किया गया। तो समितियां कौन कौन सी थी, एक थी ग्राम वन समिति जिसकी संख्या है समितियों की 9650, और समिति के अंतर्गत प्रबंधित क्षेत्र है 37,268 वर्ग किलोमीटर। तो ग्राम वन समिति, वन सुरक्षा समिति और इको विकास समिति। तो ग्राम वन समिति की समितियों की संख्या है
9,650। वन सुरक्षा समिति जिसमें समितियों की संख्या है 4,747 और प्रबंधन क्षेत्र है 25,904 वर्ग किलोमीटर। इको विकास समिति जिसकी समितियों की संख्या है 831 और कुल क्षेत्र जो है प्रबंधित क्षेत्र वो है 3,702 वर्ग किलोमीटर। तो ये तो थे, इसे 3 प्रकार से समितियों में वर्गीकृत किया गया। समितियों का विवरण था वन समिति, ग्राम समिति, वन समिति और इको विकास समिति। वन सुरक्षा समिति जो है फॉरेस्ट ब्लॉक सघन वन क्षेत्र वाले से 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले ग्रामों में वन सुरक्षा नीति का गठन किया गया और इन क्षेत्रों में नियमित वानिकी कार्य कैसे वन उत्पादन का संग्रहण किया जाता है। कुल जो संख्या है 9,650 है। ग्राम वन समिति में फॉरेस्ट ब्लॉक यानी बिगड़े वन क्षेत्र वाले से 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले ग्रामों में ग्राम वन समितियों का गठन किया गया और कुल संख्या 4,747 है और इन वन क्षेत्रों में वन अत्यधिक विरल हो चुके हैं, अतः पुनर्नवीनीकरण किया जाना है। इको विकास समिति राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों में स्थित उनके बाहर 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित ग्रामों तथा बफर क्षेत्रों में स्थित ग्रामों में वनों का प्रबंधन करने के लिए इको विकास समिति का गठन किया गया और कुल संख्या है 831। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान IIFM भोपाल जिसकी स्थापना हुई 1982 भोपाल में और स्वरूप था कि यह स्वायत्त संस्था है और केंद्र सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका कार्य है कि संस्था निम्नलिखित सेवाओं को और संस्थाओं को कार्मिकों को वानिकी प्रबंधन का विकास में प्रबंधन का प्रशिक्षण प्रदान करती है, जैसे भारतीय वन सेवा, वन विभाग, वन विकास निगम और वनों से संबंधित उद्योग, इन सभी पर वो प्रशिक्षण प्रदान करती है। आगे बढ़ते हैं वनों के प्रकार। तो टाइप ऑफ फॉरेस्ट में लेखक चैंपियन एवं सेठ ने भारतीय वनों का जो वर्गीकरण किया है उसके तहत 18 प्रकार के वन पाए जाते हैं और इन वनों को 4 समूह में बांटा है। पहला समूह है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती या पतझड़ वन कहते हैं। यह अवस्थिति इनकी होती है बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल इस क्षेत्र में पाए जाते हैं और औसत वर्षा 120 सेंटीमीटर तक होती है। कुल क्षेत्रफल 8.97% है वन क्षेत्रों का और इनकी विशेषता है कि यहाँ के वृक्ष केवल थोड़े समय के लिए पत्तियां गिराते हैं। अधिपादम सदाबहार अथवा अर्ध सदाबहार होते हैं। साल यहाँ का मुख्य वृक्ष है और केवल काली मिट्टी के क्षेत्र पर सागौन पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, ये इनकी स्थिति जो है शहडोल और जबलपुर वृत्तों के उत्तरी भाग, संपूर्ण उत्तरी एवं पश्चिमी बैतूल, होशंगाबाद, खंडवा, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, सागर, रीवा, शिवपुरी, ग्वालियर वृत्त में वन फैले हुए हैं जिन्हें बोलते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। वर्षा औसतन यहाँ पर 100 सेंटीमीटर की होती है और जो क्षेत्र है वो 88.65% है और इसकी विशेषता है कि इन वनों के विकास और अनुक्रम पर धरातल और मिट्टी का गहरा प्रभाव पड़ा है। इस आधार पर इन्हें जैव मृत्तिका वन कहा जाता है और इन वन समूहों में मुख्यतः सागौन पाया जाता है, तथापि विस्तृत भाग में मिश्रित वन फैले हुए हैं और इनकी गहनता कम तथा वृक्ष छोटे होते हैं तथा बीच बीच में विस्तृत खुला भाग पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय कटीले वन राज्य के उत्तरी और पश्चिमी भाग में वर्षा बहुत कम होती है, फलतः शुष्क पतझड़ वन के स्थान पर कटीली झाड़ियां मुख्य हो जाती हैं। चंबल की घाटी में ऐसे वन स्थित हैं, इसमें वन नहीं कटीली झाड़ियां होती हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पहाड़ी वन, तो ये सबसे कम है। सतपुड़ा की ऊंची चोटियों पर उपाद्र पहाड़ी वन पाए जाते हैं और पचमढ़ी के आसपास इन वनों की सघनता है। मध्य प्रदेश के विभिन्न वनों का राष्ट्रीयकरण। तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण हुआ 1964 में किया गया। बांस का राष्ट्रीयकरण 1973 में किया गया। साल बीज का राष्ट्रीयकरण 1975 में किया गया और उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में है। ये बात अपन ने जानी। तो ये इसका मुख्य बात है क्या क्या। तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण 1964 में हुआ, बांस का राष्ट्रीयकरण 1973 में हुआ, साल बीज का राष्ट्रीयकरण 1975 में हुआ और उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में है। ये बात अपन ने जान ली। अब आते हैं विभिन्न वनोपज यानी कि वेरियस फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस, है ना। जो वनोपज जो है फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस जो है वो राज्य के दक्षिण भाग और पूर्वी भाग में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। दक्षिणी भाग कौन सा है आपका सतपुड़ा वाला और पूर्वी भाग विंध्याचल जो है बघेलखंड वाला इसको बोलते हैं। इनकी विविध प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं और इन उपजों को पारंपरिक रूप से दो वर्गों में रखा जाता है। मुख्य वन उपज और लघु वन उपज। विभिन्न प्रकार की इमारती लकड़ियाँ, जलाऊ लकड़ियाँ और लकड़ियों को कोयला मुख्य वन उपज कहलाते हैं और शेष सभी लघु वन उपज हैं। विभिन्न प्रकार की
की इमारती लकड़ियाँ, जलाऊ लकड़ियाँ और लकड़ी का काला कोयला मुख्य वन उपज कहलाता है। तो वन उपज की बात अगर कहें तो प्रमुख वन उपज क्या क्या कहलाते हैं? विभिन्न प्रकार की इमारती लकड़ियाँ, जलाऊ लकड़ी और लकड़ी का कोयला प्रमुख वन उपज कहलाते हैं। शेष सभी जो है लघु वन उपज कहलाते हैं। 2/3 हिस्सा प्रमुख वन उपजों का और 1/3 हिस्सा लघु वन उपजों का है ना। 2/3 हिस्सा किसका है? प्रमुख वन उपज का, और 1/3 हिस्सा लघु वन उपज का है। राज्य के वनों को 2 भागों में बांट सकते हैं, प्रमुख वन और गौण वन। ठीक है। प्रमुख वन उपज में सागौन, इसका बॉटनिकल नाम टेक्टोने ग्रैंडाई है और 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा पेटी में और काली मिट्टी में उगने वाला सागौन वृक्ष राज्य के मध्य दक्षिण क्षेत्र में अधिकांशतः केंद्रित है और ये उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती है। वन क्षेत्र जो है उसका 19 से 36% है। मध्य प्रदेश में विश्व का सर्वोत्तम सागौन पाया जाता है। उपयोग भवन निर्माण, फर्नीचर में निर्माण में होता है। मुख्य क्षेत्र होशंगाबाद का बोरी घाटी, जबलपुर, बैतूल, सागर, छिंदवाड़ा, मंडला। बोरी घाटी होशंगाबाद में सर्वाधिक सागौन पाया जाता है। अब आते हैं साल, इसका बॉटनिकल नाम है सूरिया रोबुस्ता। 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले और लाल मिट्टी क्षेत्र में साल पाया जाता है और यह पूर्वी मध्य प्रदेश यानी कि बघेलखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश यानी बघेलखंड में अत्यधिक सघन होते हैं और यह उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन है। कुल वन का 4.15% जो है वो ये वन है और देश का सर्वाधिक साल वृक्ष जो है छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। दूसरे क्रम पर मध्य प्रदेश है। साल बोरर साल में लगने वाला कीड़ा है। साल बोरर साल में लगने वाला कीड़ा है। इसका उपयोग कहाँ है? रेलवे के स्लीपर सबसे प्रमुख उपयोग होता है। वाहन निर्माण, भवन निर्माण में, फर्नीचर में, पुलिया निर्माण, खंबे, तंबू आदि। प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? मंडला, बालाघाट, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, शहडोल है। बांस, इसका जो बॉटनिकल नाम है वो है डेंड्रोकेलेमस स्ट्रक्स प्रजाति होती है। ये लाठी अर्थात लाठी बांस 75 सेंटीमीटर या इससे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। राज्य में 50 लाख नेशनल टन बांस मौजूद है और अरुणाचल प्रदेश में के बाद मध्य प्रदेश बांस उत्पादन में दूसरे क्रम पर 1.3 हेक्टेयर पर है और सीधी, सिंगरौली में कटंग बांस पाए जाते हैं। बांस उत्पादन 2017-18 में 2250 नेशनल टन था और उपयोग जो है उसके कागज, लुगदी, टोकरी, चटाई, मचान, छप्पर बनाने में होता है। और सन 2016-17 में भोपाल जिले में लहारपुर इकोलॉजिकल पार्क में, है ना, सन 2016-17 में भोपाल जिले के लहारपुर इकोलॉजिकल पार्क में बांस की सर्वाधिक 54 प्रजातियों का रोपण कर मध्य प्रदेश का ये जो है प्रथम राज्य बना। और वर्ष 2017-18 में इंदौर जिले में प्रदेश का बांस उत्पादन बिक्री का प्रथम सरकारी डिपो खुला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में वनों के प्रकार और क्षेत्रफल। तो वन क्षेत्रफल और प्रतिशत, सागौन का क्षेत्रफल है 18,333, प्रतिशत में 19.36। साल जो है वो 3,932, 4.15%। मिश्रित एवं अन्य वन जो है वो क्षेत्रफल में 55,436 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत में 58.49। रिक्त खुला क्षेत्र जो है वो 16,989 वर्ग किलोमीटर या प्रतिशत में 18%। इनका टोटल योग अगर देखें तो कुछ इतना हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ वनोपज के संग्रहण में व्यापार में वनवासियों को लाभ दिलाने की दृष्टि से सन 1984 में मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ का गठन हुआ। कब? वनोपज के संग्रहण और व्यापार से वनवासियों को लाभ दिलाने की दृष्टि से वनोपज जो हो रही है उससे क्या हो, व्यापार, उसका संग्रहण और व्यापार वनवासियों को लाभ दे, इसकी दृष्टि से 1984 में मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज, 2 प्रकार की वनोपज होती हैं, एक लघु होता है और एक मुख्य होता है। लघु वनोपज जो होते हैं वो उनको व्यापार को विकास सहकारी संगठन मतलब इसका गठन किया गया। लघु वनोपज संघ द्वारा एकलव्य शिक्षा विकास योजना में नवंबर 2010 में प्रारंभ की गई। इसका योजना का उद्देश्य तेंदुपत्ता संग्राहकों की आकस्मिक मृत्यु अथवा दिव्यांगता की दशा में सहायता एवं बीमा राशि प्रदान करना है। लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र, लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र वन परिसर बरखेड़ा पठानी भोपाल वस्तुतः मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ की प्रसंस्करण इकाई है।
फिर से बता देता हूँ। लघु वनोपज प्रसंस्करण और अनुसंधान केंद्र, लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र, वन परिसर बरखेड़ा पठानी, भोपाल, वस्तुतः मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ की प्रसंस्करण इकाई है और इसके द्वारा आयुर्वेदिक एवं हर्बल औषधियों का उत्पादन बिंद हर्बल ब्रांड के नाम से 2006 से किया जा रहा है। लघु वनोपज संग्रहण प्रदेश में 1066 प्राथमिक लघु वनोपजों समितियां कार्यरत हैं और साथ ही क्षेत्रीय वनमंडल स्तर पर 60 जिला लघु वनोपज यूनियन बनाए गए हैं। प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो बालाघाट, बैतूल, जबलपुर, सिवनी, मंडला, सागर और भोपाल हैं और वैसे कम अधिक मात्रा में सर्वत्र हैं। राज्य बांस मिशन का गठन 3 जुलाई 2013 को किया गया। बांस शिल्प विकास बोर्ड का गठन 15 जुलाई 2013 को किया गया। तो 3 जुलाई और 15 जुलाई याद रखना है। राज्य बांस मिशन 3 जुलाई, बांस शिल्प विकास बोर्ड का गठन 15 जुलाई 2013। इनका कार्य था केंद्रीय कृषि मंत्रालय की योजनाओं को क्रियान्वयन करना। आगे बढ़ते हैं। गौण वन और वनोपज है। मध्य प्रदेश में गौण वनोपज की भी पर्याप्त है और इसमें तेंदुपत्ता सबसे प्रमुख है। इसका कुल राजस्व में 20% हिस्सा है। बांस दूसरे स्थान पर है। खैर, कुल्लू और अन्य प्रकार की गोंद, हर्रा, महुआ, लाख, आंवला, विभिन्न प्रकार की घास, जंगली पौधे के फल, बहेरा, चिरौंजी, मिलवा, इमली, छाल और पत्तियां, जंगली जानवरों की हड्डियां, सींग लघु वन उपजें हैं। तेंदुपत्ता जिसे डायोस्पाइरोस मेलेन ऑक्सिलोन सबसे प्रमुख लघु उपज तेंदुपत्ता है और अधिकांशतः तेंदु वृक्ष छत्तीसगढ़ में जाने के बावजूद मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य पूर्वी जिलों में पर्याप्त है और इसकी पत्तियों से बीड़ी बनाई जाती है जो एक मुख्य उद्योग है और राज्य में तेंदुपत्ता संग्रहण सहकारिता आधारित है और राज्य में लगभग 260 बीड़ी कारखाने कार्यरत हैं। देश में बीड़ी पत्ता उत्पादन का लगभग 60% मध्य प्रदेश में होता है और 2018 में 900 करोड़ रुपए की 19.14 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता हुआ और मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता व्यापार एक्ट 1964 में बना। उपयोग बीड़ी उद्योगों में होता है। मुख्य क्षेत्र सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, भोपाल, जबलपुर, रीवा, सीधी, शहडोल। खैर वृक्ष जिसे अकेसिया केटेचू यानी बहुउपयोगी छाल देने वाले खैर वृक्ष की उपलब्धता का राज्य में पर्याप्त है। शिवपुरी और मानमोर, मुरैना में कत्था बनाने का एक कारखाना है। उपयोग कत्था, पेंट, चर्म शोधन, औषधि में प्रमुख क्षेत्र है गुना, श्योपुर, शिवपुरी, जबलपुर, सागर, दमोह, उमरिया, होशंगाबाद क्षेत्र। हर्रा वृक्ष जिसे अवेचेनिया मेरिना यह एक प्रकार का बहुउपयोगी वृक्ष है। हर्रा वृक्ष के फलों में 35 से 40% टैनिंग पाया जाता है और राज्य में हर्रा निकालने में 15 से 20 कारखाने बचे हैं। शेष 15-16 कारखाने छत्तीसगढ़ में हैं। उपयोग चर्म शोधन, स्याही, पेंट, औषधि, खाद्य सामग्री में और प्रमुख क्षेत्र जो है छिंदवाड़ा, जबलपुर, श्योपुर, बालाघाट, शहडोल, बैतूल, पन्ना, सिवनी, मंडला, सतना, होशंगाबाद है। बहड़ा जिसे टेमेलिनिया बेलेरिका उपयोग औषधि में होता है और दक्षिण मध्य पूर्वी मध्य प्रदेश में होता है तट में प्राप्त है। आंवला जिसे पाइलेंथस एम्बिलिका इसका उपयोग औषधि में होता है और ये दक्षिण मध्य पूर्वी मध्य प्रदेश में बहुतायत है। लाख जिसे पलास, घोंट, कुसुम, बेर के वृक्षों और अरहर के पौधों से लाख प्राप्त होता है और उमरिया में लाख बनाने का कारखाना है। उसका उपयोग चूड़ी, औषधि, सौंदर्य सामग्री, खिलौना निर्माण, रसायन में होता है। और संजीवनी आयुर्वेद औषधि पौधों में विपणन के लिए भोपाल, बालाघाट, छिंदवाड़ा, कटनी, सिवनी, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, रेहटी, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सतना, मैहर, इंदौर, पन्ना, ग्वालियर, अमरकंटक, छतरपुर, रीवा, सिवनी एवं खंडवा में संजीवनी आयुर्वेद के नाम से 28 विक्रय केंद्र प्रारंभ किए गए हैं। प्राकृत, रेशम आदि वनों पर आधारित हथकरघा वस्त्रों का विक्रय मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित प्राकृत केंद्रों से हो रहा है। प्रमुख क्षेत्र हैं जबलपुर, सिवनी, शहडोल, होशंगाबाद, भोपाल, इंदौर, झाबुआ, मंडला आदि। गोंद जिसे लिक्विडेम्बल स्क्राइका फ्लुआ राज्य में बबूल, कुल्लू, सलाई आदि के वृक्ष पर्याप्त हैं। इनसे गोंद निकलती है। 3 प्रकार के हैं। अरेबिक गोंद जिसे एनोगाइसिस लेटिफोलिया या बबूल के पेड़ से, कुल्लू गोंद कुल्लू पेड़ से और सलाई गोंद सलाई के पेड़ से। उपयोग खाद्य सामग्री बबूल गोंद, काफ़ी और पेंट बनाने में, कुल्लू गोंद में सुगंध बनाने में, पेंट और वार्निश बनाने में सलाई गोंद यूज़ होती है। क्षेत्र झाबुआ, धार, खंडवा, खरगोन, ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, रतलाम। भिलावा जिसे सेमेकेपर्स एनाकार्डियम भिलावा
वृक्ष से प्राप्त भिलावा फल भी उपयोगी है। छिंदवाड़ा में इसका एक कारखाना है। छिंदवाड़ा में सर्वाधिक भिलावा प्राप्त होते हैं और यहाँ स्याही पेंट औषधि इसका उपयोग होता है। प्रमुख क्षेत्र है पूर्वी क्षेत्र। महुआ, जिसे मधुका लोगिफोलिया महुआ वृक्ष से प्राप्त हुआ महुआ फल का उपयोग तेल, शराब, औषधि दोनों में होता है। यह पूर्वी जिलों शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और पश्चिमी जिले झाबुआ, अलीराजपुर, देवास आदि में होता है। तो इस प्रकार से अपना ये चीज़ कंप्लीट होती है। मध्य प्रदेश में वन संरक्षण योजनाएं अब हम अगले उसमें पढ़ेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। हम छोटे छोटे चैप्टर बनाकर इसको आप तक पहुंचाते हैं। आगे भी और चैप्टर आते रहेंगे। तब तक लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।